अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ी फैसिनेटिंग ख़बर है कि सवेदा जो सीरिया का एक इलाका है, उसके अंदर द्रूज़ एक कम्युनिटी होती है। वो अहले तशय्युअ मज़हब में से निकलने वाला एक नया दीन है, यानी वो अपने आप को काफ़िर तस्वुर करते हैं और उम्मत भी उनको काफ़िर मानती है। नहीं, वो एक बिल्कुल अलग मज़हब है, इस तरह बहाई मज़हब हो जाए। ये द्रूज़ जो हैं, इनकी कम्युनिटी जो है ये बड़ी यूनिक है, बिकॉज़ इस तरह की जो माइनॉरिटी रिलीजियस इस तरह ऑफशूट्स होती हैं नॉस्टिक टाइप ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, ये यूजुअली कल्ट्स बन जाते हैं और इनके अंदर भी कल्ट बिहेवियर एक है कि द्रूज़ मज़हब में आप दाखिल नहीं हो सकते, वो आपसे निकाह नहीं कर सकते किसी और से, किसी और मज़हब से। वो अपने अंदर ही रहते हैं, अपने आप के अंदर। उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अबव बोर्ड एक्स हैं, यानी कि किताबों में लिखी हुई और डिक्लेयर्ड रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस, और फिर उनकी वाई या जेड लेवल की एक सीक्रेट बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं। बड़ा अजीब व गरीब सा एक मजहबी कल्ट है ये। द्रूज़ लोग जो हैं सीरिया के अंदर, उनका एक इलाका है सवेदा, उसके अंदर उनकी गवर्नरशिप भी है, उनका अपना अपना कंट्रोल है, लेकिन सीरिया की सेंट्रल अथॉरिटी या रजीम जो नई हुकूमत बनी है उसके अंडर आते हैं वो। उन्होंने रिसेंटली क्लैशेस शुरू कर दिए हैं। मेन जो हुकूमत है जो 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 उनके साथ, पहले तो उनके क्लैशेस हुए सुन्नी कबाइल के साथ। सुन्नियों के ना बदुओं के कबाइल हैं, ये खाना बदोश लोग जो होते हैं अरब के, उनके अंदर उनके सुन्नी कबाइल के साथ उन्होंने क्लैशेस वगैरह किए हैं। टेरिटोरियल जो उनके पुराने फड्डे वड्डे होते हैं कबाइली, उनकी बुनियाद पे, और वो आस्ता आस्ता एक प्रेशर बिल्टअप करना चाह रहे हैं रियासत के ऊपर जो नई सीरिया की बनी है, क्योंकि बेसिकली द्रूज़ जो हैं वो एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत इसराइल की इंसर्जेंसी को परसू कर रहे हैं। इसराइल का पूरे एक रीजन में एक गोल है कि द्रूज़ हो जाएं, कुर्द हो जाएं, कोई अरब सुन्नी कबाइल हो जाएं, कोई लेबनान के अंदर क्रिश्चियन कबाइल हो जाएं, अलवी शिया इलाके हो जाएं। वो चाहते हैं कि छोटे 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 जजीरे बन जाएं जिनके अंदर एक या आधा शहर हो, जो कि एक आइलैंड हो ऑफ सिविलाइजेशन, सिक्योरिटी, और वो छोटी छोटी नेशनल सिक्योरिटी की छावनियाँ बन जाएं जिनके अंदर एक कम्युनिटी रहे जो एक एथनो रिलीजियस आइडेंटिटी के बुनियाद पे एक छोटा फाशिस्टिक किस्म की रजीम बनाए। छोटी सी छावनी हो जो 20-25-30 लाख लोगों की, और गिरदुनवा में एक रेगिस्तान हो, एक सहराओ ऑफ केओस। ये दुबई के अंदर भी वो उन्हें पसंद आता है, उन्हें सूट करता है, रियाद जद्दा में भी सूट करता है उनको ये सीरिया के मुख्तलिफ शहरों में सूट करता है। और वो कहते हैं कि यहाँ से लेकर, यानी इसराइल से लेके दजला फुरात तक ना, मतलब जैसे छोटे 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 टापू और जजीरे हों ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, और कोई मेन कलेक्टिव अथॉरिटी या कोई बड़ी नेशनल या इंटरनेशनल या सुपरा नेशनल आइडेंटिटीज़ ना हों, और छोटे छोटे एथनिक और रिलीजियस ऑनक्लेव्स बन जाएं, छावनियाँ बन जाएं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना उनके लिए बहुत आसान होगा। और ये डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस वो पूरे अरब और गल्फ़ के अंदर काफ़ी देर से परसू कर रहे हैं। सीरिया के अंदर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, जबकि उन्होंने पिछली रिजीम्स के ख़िलाफ़ भी डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस को परसू किया। इसके बावजूद कि वो बशार और उसके बाप के साथ वक्तन फ़क्तन ऑन एंड ऑफ उनकी कम्युनिकेशन चैनल्स थे, काम करते भी थे, दुश्मनी भी इख्तियार करते थे, लेकिन जब उनको उनका कला कमा करके भी, उनके खिलाफ फसाद बर्पा करके भी वो खुश नहीं है। और अब जो नई सीरियन रजीम आई है, जो कि एक जनरली अवाम दोस्त समझी जाती है, सेंस में कि उनके पास एक अक्सरियत सपोर्ट है, सुन्नी अरब जो कबाइल हैं वहाँ पे या कौमियतें हैं वहाँ पे, उसके बावजूद वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। कोई भी ऐसी कलेक्टिव अथॉरिटी रखने वाली कोई नेशनल आइडेंटिटी या कोई नेशन स्टेट या कोई सुपरा नेशनल एंटिटी वहाँ पे, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो एक केओस शो कर रहे हैं। अब द्रूज़ ने ये एक कबायली लड़ाई शुरू की, तो उसको ख़त्म करने ज़ाहिर बात है रियासत की तरफ से जो HTS, जो कि उनकी एक अभी सेमी मिलिशा, सेमी गवर्नमेंट आर्मी टाइप एक यंग रिक्रूट्स की एक, वो आप समझ लें एक मिलिशा ही है, उनके जब मुकाबले होना शुरू हुए आपस में कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया जाए, तो इसराइल ने अपनी एयरफोर्स भेज दी वहाँ इनकी हुकूमती पोजीशंस को बमबारी करने के लिए, और एक अलामती उन्होंने एक हिट करके कहा कि हम जो हैं यहाँ पे एयर सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं इनको। ये किरदार मगरबी ममालिक ने इसराइल के बिहाफ पे कभी कुर्दों के लिए भी दिया, उनके इख्तियार किया, कभी इराक़ के अहले तशय्युअ को उन्होंने ये एयर सपोर्ट दी, उनके मिलिशियाज़ को, और मुख्तलिफ एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और आइडेंटिटीज़ को आपस में मुकाबला करवा के मिडल ईस्ट को पिछले 50-60-70 साल में मैनेज किया गया। इस वक्त सीरिया एक नया मुल्क बना है और उसने अपने पैरों पे खड़े होने और ये सब, तो उनको ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट लगता है। लेकिन इसी की अगर आप एग्ज़ाम्पल को आप ड्रॉ आउट करें कि एक तरफ है कि अहमद अल शरा को, जो लीडर हैं सीरिया के डिफेक्टो, उनको अज़रबैजान जो कि इसराइली नेटो एलाय है, वहाँ बुला के उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है, नेगोशिएशन की जा रही है, ट्रेड डील्स की बात करवाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि यार हम तुम्हें इज़्ज़त देंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल अपनी पॉलिसी परसू करते हुए उनके ऊपर एक जंग की भी सूरत हाल क्रिएट कर रहा है, सिविल वॉर की। क्योंकि क्या होगा,
द्रूज़ एक माइनॉरिटी है, मजहबी एक मशकूक सा ग्रोह है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी रालें टपकती हैं इस तरह के अफराद के लिए कि भाई कुछ हो जाए इनके साथ, क्योंकि उन्होंने आके बताना होता है कितना बड़ा जुल्म हो गया, चाहे वो जो मर्जी तकरीबकारी कर रहे हो एक्स पॉइंट से पहले। और कई केसेस में यकीनन वो मजलूम भी होंगे द्रूज़। तो हुआ ये कि मामला ये कि वो चाहते हैं कि एक वो उन्होंने प्लस उन्होंने एक प्रोपेगेंडा भी बिल्टअप कर लिया हुआ है, एक इमेजरी के अलकायदा आईसिस से ताल्लुक़ है मदल शरा का। तो ज़रा सा वो अगर झलक दिखाए रियासत जो है कि हम ताकत रखते हैं रूस के ऊपर, तो फिर वो डिक्लेयर हो जाएगा कि ओह देखो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और ये। और एक लेफ़्ट का भी बहुत बड़ा तबका है जो नाराज़ है नए सीरिया से, बिकॉज वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और वो सारी चीज़ें टूटी हैं, तो वो भी लपक पड़ेंगे इस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के ऊपर, इसराइली प्रोपेगेंडा के ऊपर। अब नहीं इसराइल उनका मुखालिफ, असल में उनकी ईरानी फॉरेन पॉलिसी उनकी हमायत तक थी हद। इसराइल मुखालफत जो है वो जैसे कॉन्सिक्वेंस थी उसकी। अब अगर इसराइल को सीरिया के खिलाफ एक्शन लेगा तो ये पता लगेगा ये सीरिया का एजेंट नहीं है, तो अलकायदा का एक बड़ा जंगजू किस्म का मजहबी दहशतगर्द है। बेसिकली वो गोल पोस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता जाएगा कि यार ये क्या ये दहशतगर्द है या ये सीरिया का एजेंट है या क्या मामला है। हकीकत ये है कि एक मिक्स ऑफ रियलिटीज़ होती है, बात कुछ दरमियानी होती है, कुछ तुर्की की सपोर्ट भी है, कुछ नेटो की बैकिंग भी थी, कुछ हकीकी ऑन ग्राउंड रियलिटी भी है सीरिया की, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली इस सारे सिनेरियो को मापते हुए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बलूचिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान का एक क्राइसिस बना हुआ है कि हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका और मुख्तलिफ दुनिया की ताकतें हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने एक खिचड़ी पकाई हुई है बलूचिस्तान के अंदर, और वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए और ईरान के ज़रिए और मुख्तलिफ अपने वेक्टर्स के ज़रिए, मीडिया की डिप्लोमेटिक कवर के ज़रिए वो वहाँ पे एक बिल्टअप सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ पे वो एक मिलिशिया ग्रुप्स को पूरी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और पूरा जो वो कवर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और दूसरा पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि हम मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे और हम क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जो खंजर है वो आपकी कमर में, वो आस्ता आस्ता उसको थोड़ा थोड़ा और ना कर करके अंदर घुप ही जाते हैं उसको अंदर, हल्का हल्का खून आपका रिश्ता रहता है, आपका वो ज़ख़म खुला रहता है, टपकता रहता है खून। तो बेसिकली आपने ख्याल करना है कि कहीं ये सीरिया की तरह जो मामला बनता जा रहा है कि उस ज़ख़म के अंदर इन्फेक्शन ना डल जाए, क्योंकि इन्फेक्शन से फिर वो ब्लड में चली जाती है और मौत वाक़ हो जाती है आदमी की। तो पाकिस्तानी स्टेट को रियलाइज़ करना है कि क्या वजह है कि हुसैन हक्कानी जैसे लोग और बलोच सो कॉल्ड जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके डायस्पोरा के लोग जो हैं, वो मेमोरी जैसे प्लेटफॉर्म में जो इजरायली एक थिंक टैंक है उस पर उनको तनख्वाहें क्यों दी जा रही हैं ये सारे प्रोपेगेंडा करने के लिए। और ये इसराइल के जो मोरे हैं मुख्तलिफ, जैसे टॉमी रॉबिन्सन टाइप के लोग, वो बैठ के फ्री बलूचिस्तान क्यों ट्वीट कर रहे हैं यूके से बैठ के, जिन्होंने कभी नक्शे पे बलूचिस्तान को देखा नहीं, पाकिस्तान को देखा नहीं। ये क्या वजह है कि ज़ायोनिस्ट के जो पूरी एक फहरिस्त है पूरी दुनिया के अंदर, उनकी नज़रें कुर्दों और बलोचों के ऊपर आ गई हैं। कुर्दों को वो इराक़ और ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं और बलोचों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बिकॉज बाकी में इस वक्त तकड़ी एंटिटीज़ मुसलमानों में ये दो चार ही हैं, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की वगैरह। तुर्की ने अपनी नेटो की पोजीशन को लेवरेज करके कुर्दों के मामले को अपने लिए तो समेट लिया, क्योंकि आपको पता है कि अर्दोगान नेवर लूजेस। ये तो एक मतलब नॉक ऑन वुड, बट ये अब जैसे एक फिनोमेनन ही बन गया कि अर्दोगान हर बाजी जो है वो ले जाता है अपने मुल्क और अपनी ज़ात के हक़ में। तो कुर्दों का रुख जो है वो इराक़ ईरान की तरफ कर दिया और सीरिया और तुर्की के अंदर तो उन्होंने सुलह कर लिया। लेकिन द्रूज़ जो कि एक मजहबी माइनॉरिटी ग्रुप है, वो एक टिकिंग टाइम बम रहता है, बिकॉज द्रूज़ कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा जो पेट्रनेज है वो इसराइल के अंदर है, उनकी बहुत ज़्यादा लीडरशिप इसराइल के अंदर बैठी हुई है। और जिस तरह से बलोच लीडरशिप जो बहुत ज़्यादा जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा यूरोप के अंदर और अमेरिका और कनाडा के अंदर बैठी हुई है, और गल्फ़ के अंदर हमारे दोस्त दुबई उनके पास बैठी हुई है, वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग और वो टेररिस्ट ऑपरेशंस को देखते हैं। बहरहाल ये बात तो करनी हमें इजाज़त नहीं होती, बिकॉज गल्फ़ पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी है। तो हमें यहाँ से बहुत से सबक मिलते हैं। एक तो सीरिया के साथ ताल्लुकात बनाना, उसको बिल्ट अप करके उसको स्टैंड करवाना है एक मुल्क को, जो मिडल ईस्ट में हमारे लिए एक नया ऑल्टरनेटिव बनता है यूएई की बनस्बत या किसी और इस तरह के मुल्क की बनस्बत, जो टर्की से एक कंटिग्यूस टेरिटरी बनती है, हमारा एलाई टर्की भी उसमें शामिल है। उसी तरह अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन
सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। उससे सबक और इबरत हासिल करना कि आपके जहाँ एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ आपकी कमर में जो है वो खंजर जो घोंपा जा रहा है, वो भी उसी हाथ से, मतलब उसी जिस्म से दूसरे हाथ से आ रहा है। सो बेसिकली देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम द स्लो मार्च ऑफ द इनएविटेबल वॉर जो हमारे सिरों के ऊपर खड़ी हुई है। मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, मैं कोई डरा नहीं रहा, बट जो ग्लोबल सिनेरियो बन चुका हुआ है नक्शे के ऊपर, तो हम एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को ही गेयर अप कर रहे हैं। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं। अब इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, वो कहते हैं कि यूरोप की आज़ादी और फ्रीडम जो है, इट फेसेस द बिगेस्ट थ्रेट इट हैज़ फेस्ड सिंस वर्ल्ड वॉर टू। यानी जंगी अजीम दोम से जब मिलियंस ऑफ यूरोपियंस कत्ल हो गए थे उस लड़ाई के अंदर, उसको आज से तब तक सबसे बड़ा थ्रेट फाइनली आ चुका हुआ है, और वो है रशिया की इंपीरियलिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट अज़ाइम। ये उनके बकौल। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो 3.5 बिलियन यूरो से हमें बढ़ा देनी चाहिए अगले साल, और फिर अगले साल मज़ीद एक 3 बिलियन यूरोस की 2027 तक उसमें इजाफा कर देना चाहिए। और बताया है कि जो रशिया का जो एक एनेक्सिंग पावर डेवलप हो गया, कि रशिया ने पहले क्राइमिया एनेक्स किया, फिर वो यूक्रेन में फाइनली उतर आया, और कहा कि जो लड़ाई है वो मॉस्को की यूक्रेन की फरवरी 2022 की इन्वेजन से फुल स्विंग में अभी तक चल रही है, और वो आग जो है उस लड़ाई की आस्ता 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 सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप के ऐवानों तक और बड़े शहरों तक आ सकती है। वो थ्रेट को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, और ये यूरोप इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका शायद राज़ी हो इसके ऊपर कि यूरोप को अपना ताबे बनाने के लिए वो रूस का जिन जो है उनके सामने खुला रहने दे, लेकिन यूरोप को अपनी भर्ती की खातिर अपनी मौत भी तो नज़र आ रही है उसको, और वो मौत जो है वो एक सोवियत स्टाइल या रशियन इंपीरियलिस्ट जार स्टाइल एक नए रशिया की एक्सपेंशनिज्म है। ये फ्रांस लीडिंग कंट्री जो जहाँ पे मतलब आप यकीन करें आटे के ऊपर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, डोमेस्टिक लाइफस्टाइल और सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं उस मुल्क के अंदर। उन्होंने अपने आटे के अंदर भी जीएमओ प्रोडक्ट्स नहीं आने दिए। मतलब उनको इतना कंसर्न है कि हमें कॉमर्स से कोई गर्ज नहीं है। वहाँ पे मतलब 4-5 डे वर्क वीक है। वहाँ पे एवरेज जो पेरिसियन मिडिल क्लास है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें तो आप कहेंगे यार ये लोग, इनको चाहिए क्या दुनिया से। सो जहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस है डोमेस्टिक बजट्स और इकोनॉमीज़ का अपनी पब्लिक वेलफेयर के लिए, उन मुल्कों के अंदर भी एक लात पड़ी है उनकी लीडरशिप को, आप समझ लें पीठ पे अमेरिका की तरफ से, कि वो उनको अब खुद नेटो की डिफेंस नहीं सूट कर रही। वो कह रहे हैं अपने बजट बढ़ाओ, और उनके यहाँ तो वोटर जैसे बर्दाश्त भी नहीं करता है इस सारी चीज़ को। वो कहता है भाई मेरी हेल्थ केयर, मेरा ये अमेरिका नहीं है जहाँ पे लोग ड्रग एडिक्शन से सड़क पे मर रहे हैं और हेल्थ केयर नहीं है और जॉब नहीं है और घर नहीं है। यूरोप के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर ख़ासतौर पे आप समझें कि सरकार के सारे महकमे आवाम की खिदमत में ही लगे हुए हैं, पब्लिक वेलफेयर के चक्कर में और सोशल क्वालिटी और उसके चक्कर में ही लगे हुए हैं। वहाँ पर भी ये एक जंगी जो है वो ड्रम्स जो हैं, वॉर ड्रम्स जो हैं वो बीट किए जा रहे हैं। उसकी रीज़न है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्लोबल एक जो डिटांट था जो अमेरिका ने मेंटेन किया हुआ था अपनी इंपीरियलिस्ट पावर के ज़रिए एज द हेजेमॉन, वो शराब पहले टूटा जंग अज़ीम दोम के बाद, जब अमेरिका की इकॉनमी ठप हो गई। अमेरिका ने एक लीज ऑन लाइफ लिया ब्रेटन वुड्स एक्ट के ज़रिए, और कहा कि यार जो मेरा ये ट्रेड डेफिसिट है ना, जो ये मैं तुम्हें डिमांड फॉर डॉलर्स क्रिएट करो, तुम सारे जो है मेरा डेट परचेज़ करो, मेरे डॉलर्स परचेज़ करो, मैं इंपोर्ट करता हूँ, लाओ चाइना माल ले आओ, लाओ जापान। उसने एशियन टाइगर खड़े किए, जापान, कोरिया, चाइना वगैरह वगैरह। यूरोप को भी उसने खिलाया पिलाया इस टाइम के अंदर। उसने कहा टेंशन कोई नहीं, खर्चा मेरे कुल कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी मेरा जिम्मा है। नेटो ने पाला, अमेरिका ने सारा खर्चा दिया, नेटो का सारा असला दिया, सारी फौज दी। वो एरा भी अब ख़त्म हो रहा है। अमेरिका अपने आप को लिमिट करना चाह रहा है कि कुछ वेस्टर्न यूरोप में उसका इन्फ्लुएंस हो, कुछ मिडल ईस्ट में हो, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका पे टोटल तसल्लुत दो अमेरिका का, और वो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर ले। वो नेटिव इंडस्ट्री की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एनर्जी डिपेंडेंस ख़त्म करने की, वो बात कर रहा है नेटो से कट ऑफ करने की। ये ट्रंप एक एक्सीडेंटल फिनोमेनन नहीं है, ये अमेरिकन डीप स्टेट को बहुत सूट करता है, एटलीस्ट सेकंड टर्म उनकी बहुत सूट करती है।
लिमिटेड स्कोप। आप देखें एक ज़माना था जब इसराइल के इशारे पे अमेरिका पूरा पूरा मुल्क गिरा दिया करता था, इराक मिसाल ले लें। अभी उन्होंने लिमिटेड स्ट्राइक्स की हैं ईरान के ऊपर, बिकॉज अमेरिका जो है वो अपने आप को बहुत हाई प्रायोरिटी में रख रहा है, अपनी डोमेस्टिक सर्वाइवल को और अपने तसल्लुत जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर। और मेरे ख्याल में इसराइल और अमेरिका का रिश्ता फाइनली उस स्टेज पे आ गया हुआ है कि इसराइल जो है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए गनशिप कैरियर, ये एक अनसिंकेबल गनशिप कैरियर जिसकी अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क से अपनी आर्मी है और अपना वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बेनिफिशियल होता है। एक गनशिप कैरियर का जो जिंदा हो, सिर्फ एक इनएटोमेट मशीन ना हो, तो वो उसके बियॉन्ड नहीं अब जाएगा। अगर इसराइल उनको फ़ायदे में वारे में नहीं नज़र आएगा तो वो इसराइल को भी अबैंडन करेंगे। अगेन ये फ़ौरन नहीं होगा, इसको कई साल लगेंगे, कई दहाइयाँ लगेंगी, लेकिन अगली कई दहाइयाँ जिनमें हमने ज़िंदा रहना है वो तो इसी जंग और जिदाल के दौर के अंदर गुजरते हुए नज़र आ रही हैं। क्योंकि ना गाज़ा का मामला सिमटता हुआ नज़र आ रहा है, ना फ़लस्तीन का, ना सीरिया का मामला जो है लगता है होराइज़न के ऊपर एक लड़ाई की तरफ आ रहा है। ज़रा सा अहमद अल शरा जो है झलक दिखाए अपनी, ज़रा सी झलक दिखाए कि हाँ अभी दरूज क्या हो गया, ज़रा सा वो अपने अलकायदा आईसिस का एक्सपीरियंस दिखा दे, तो वहाँ पे इसराइलियों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगी और इसराइल एक और मुल्क में दाखिल हो जाएगा। एंड मतलब यू कैन बेट योर बॉटम डॉलर कि अमेरिका इस वक्त गाज़ा के अंदर जो भी बमबारी हुई है उसका 70% म्यूनिशन जो है रिसेंटली अमेरिका ने प्रोवाइड किया, यानी कि पुराने स्टॉक पाइल हैं, इस लड़ाई के दौरान प्रोवाइड किया। तो अमेरिका ने इसको स्टैंड करवाया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो सीरिया के मामले में क्या वो उसको अबैंडन कर देगा? नहीं अबैंडन करेगा। तो ये बहुत बड़ी एक्सपेंशन नज़र आ रही है इस वक्त। मैं आपको मजीद एविडेंस देता हूँ, मुझे कोई मतलब कोई वो नहीं महसूस होती कि इसमें कि मैं कुछ छुपाऊँ चीज़। ट्रंप ने मजीद कह दिया कि जो पेट्रियट मिसाइल है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है ना, आप समझें कि वो बैकबोन है यूक्रेन की रेजिस्टेंस और लड़ाई में रशिया के खिलाफ, उसके बगैर गेम नहीं बनती। ट्रंप ने प्लेज कर दिया। पहले वो डामाडोल था कि मैं दूंगा नहीं दूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। उसने कहा कि मेरी जो इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन है विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उसकी बुनियाद पे मैं जो है उनको पेट्रियट्स दूंगा मिसाइल विच दे डेस्परेटली नीड। और ये जॉइंट बेस एंड्रूज पे उसने मेरीलैंड जो एक इनका सूबा है मेरीलैंड, उसके अंदर वहाँ उसने इतवार को ऐलान किया अपनी मिलिट्री बेस के ऊपर। पुतिन रियली सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल, ही टॉक्स नाइस एंड देन ही बॉम्ब्स एवरीबडी इन द इवनिंग। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम देयर, आई डोंट लाइक इट। पुतिन जो है, मैंने इसने बहुत टाउट किया, इसको एक पर्सनल हिट भी बहुत लगती है क्योंकि इसने अपनी कैंपेन में सारा दिखाया था कि पुतिन मेरा यार है, गए मैं उन्होंने दसांगा तो सवेरे जंग मुक जानी है यूक्रेन की। तो वो कह रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, पुतिन ने मुझे शॉक किया, मुझे सरप्राइज़ किया। बात अमन की करता है लेकिन वो अपनी बमबारी जारी करता है ये बात दोगली ट्रंप साहब की, क्योंकि जाहिर बात है वो जो प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है पुतिन पे, वो अमेरिकन ने किया हुआ और नेटो ने किया हुआ, और अब जो उसको अपर हैंड मिल रहा है तो वो क्यों पीछे हटे अमेरिका की खातिर या किसी की ख्वाहिश की खातिर। लेकिन बात जो उसके अंदर उसका जो असल है वो यही है कि लड़ाई जो है हम रशिया के साथ अपनी प्रॉक्सी यूक्रेन के थ्रू जारी रखेंगे। ये आप सुन रहे हैं। अब फ्रांस फिर कुछ इंडिपेंडेंस रखता है नेटो से, यूके कुछ नहीं रखता, फ्रांस फिर इंडिपेंडेंस रखता है अमेरिका और नेटो से। लेकिन अब आप देख लें कि वो किस तरह से खुला के बात कर रहे हैं। इसी से मैं आपको मजीद खबरें नहीं रहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 30% टैरिफ्स EU और मैक्सिको पे लगा दूंगा। हैं जी, क्यों? थ्रेट किया, ताबे हो जाओ मेरे, बाज आ जाओ मेरे। क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ये ग्रीनलैंड वाला जो मंसूबा है ना, आप नोट कीजिएगा जब ईरान की लड़ाई चल रही थी तो वाइस प्रेसिडेंट किधर थे अमेरिका के, क्या नाम है इसका वाले जोकर का, JD वैंस, ये कहाँ पे था? ही वॉज इन ग्रीनलैंड, अमेरिका की मिलिट्री बेस को विजिट कर रहा था। क्यों? वाई? बिकॉज ये एक नया मनरो डॉक्ट्रिन बना रहे हैं। वहाँ से वो समुद्री रास्ता रोकना, अमेरिका वहाँ तसल्लुत पूरा अमेरिका में ग्रीनलैंड कब्जा, अमेरिका है ग्रीनलैंड कब्जा हो गया, 53rd स्टेट बना दो इसको अमेरिका का, ठीक। वेस्टर्न यूरोप के अंदर यूके की फॉरवर्ड बेस है, स्पेन पोर्चुगल अभी थोड़ा टस मस कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा ना अपने सारे बजट बढ़ाओ जंग के लिए, स्पेन पोर्चुगल ने कहा कि नहीं वो हमारे लोग को तेरी ऐसी की तैसी तुम्हारी सारी हो। फ्रांस भी उसको इनलाइन करेगा, फ्रांस को भी उसने निचोड़ा है, स्क्वीज़ किया है। पहले वो क्वाड अलायंस बनाई, फ्रांस की डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स की, फ्रांस को कट ऑफ करके उसने अमेरिका ने बारों बार डील जो है वो यूके से करवा दी। कई जगह उसने फ्रांस को सुबकी दी है। अभी मतलब खैर मैं अभी तफसील नहीं आता, दो और चीज़ें हैं वो ज़रा वो अभी स्पेकुलेटिव है, लेकिन मैं अभी नहीं जिक्र करता, कभी बाद में आएंगे किसी नशिस्त में इंशाल्लाह। लेकिन बहुत से एंगल्स उसने फ्रांस को टाइट किया, टेबरी टाइट की उसकी। तो वो वेस्टर्न यूरोप को फॉल इन लाइन करवाएगा,
मिडल ईस्ट में सऊदी, यूएई, इसराइल वगैरह इसके ये ताबे हो गए, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका पे कंप्लीट तसल्लुत। ये टैरिफ लगा दूंगा मैं जो उसने उसने एक आदत क्रिएट की, उसने डिमांड फॉर डॉलर्स क्रिएट की कि आओ धंधा करो मेरे साथ, डॉलर कमाओ। ये सब ये 50-60 साल अमेरिका ने रजीम रजम हाँ, इट्स बिन रफली 60 साल। अब जब सब उसके आदी हो गए हैं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंडेंट हो गई है अमेरिका के ट्रेड के ऊपर, अब वो कह रहा है मैं टैरिफ लगाऊंगा, तुम्हारी मैं गिची में रोड़ूंगा। ताबे होने के लिए प्रैक्टिकली मेक्सिको को इस वक्त अमेरिका उसकी पॉलिसी को डिक्टेट करता है काफ़ी हद तक, और साउथ अमेरिका में कई मुल्क होगी, अर्जेंटीना हो गया वगैरह वगैरह। एक आधा मुल्क जो है वेनेजुएला, क्यूबा शुबा, वो ख़राबी कर रहे हैं, लेकिन एक को दो को थोड़ी बहुत जंग उसकी मार है, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो ये एक ग्लोबल सिनेरियो अब बिल्टअप हो गया है, जिसके ऊपर आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, एक पाउडर कैग है। अब इस दौरान मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट के लिए सबसे अहम ये है कि जल्दी से उस अंकल को ढूंढें और ऐसी पिटाई करें उसकी कि वो आइंदा मरीम साहिबा के ख़िलाफ़ बात ना करें। डू यू सी हाउ मंडेन जो हम हरकतें करते हैं, ये डे टू डे जो हमारी चिकचिकी होती हैं, अब थोड़ा सा स्कोप एंड स्केल समझ आ रहा है। इस स्कोप एंड स्केल देखते हुए दुआ करें कि हमारे हुक्मरानों को अल्लाह मत अता फरमाए, और वो कोई ऐसे फ़ैसले ले सकें जो हमारे हक़ में हो, ना सिर्फ पाकिस्तान के बट उम्मत मुस्लिमा के ग्रेटर वाइडर इंटरेस्ट के अंदर। ईरान की सिविल गवर्नमेंट को अल्लाह मत अता फरमाए। अफ़गानिस्तान में तालिबान की रजीम है जो वो औरतों के मामलात में कर रहे हैं, और जो वो पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई मोलना चाह रहे हैं, उनको अल्लाह मत अता फरमाए। पाकिस्तान जो कहते हैं मैं अफ़गानी रेफ्यूजी भी निकाल दूंगा, मैं ईरान के मामले में भी चुप करूँगा, और मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को नॉमिनेट कर दूंगा नोबल प्राइज़ के लिए, अल्लाह हमें मत अता फरमाए। जो मावरान नहार ज़मीन है ना, जो ये फ़ुरात दजला के पार इलाके हैं हमारे, यहाँ पे कुछ इस्लाम के कुछ बाकियात, और हमारी को फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस, और कुछ मिलिट्री बैकबोन, और कुछ इकोनॉमियाँ बची हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये स्तान ममालिक ऊपर के, और ये कुछ थोड़े बहुत अरब ममालिक। गल्फ़ इज़ फिनिश्ड, ना उनके पास पॉपुलेशन डेंसिटीज है, ना उनके पास इक्विपमेंट है मिलिट्री, ना उनके पास इकोनॉमीज़ है, ना इंडस्ट्री है, ना एग्री है। वो इस वक्त टोटल माज़रत के साथ ऑटोमन कलैप्स से बाद 100-125 साल से इस वक्त हिजाज़ पे गल्फ़ के अंदर टोटली तसल्लुत जो है वो अमेरिका का है और नेटो का है। वो टोटली कंट्रोल में, और आने वाले दिनों में जो नायब है अमेरिका और नेटो का, इसराइल, वो वहाँ पे तसल्लुत अपना जमाएगा इस गल्फ़ के अंदर, फिज़िकली हो, डिप्लोमेटिकली हो, इकोनॉमिकली, जो उसका दिल करेगा। जिस तरह से ये जिस करवट ये ऊँट बैठ गया, तो हम जो कुछ इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं जोग्राफिए की, कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी की, कुछ अपनी कुछ सलाहियत की, कुछ मिलिट्री प्रोवेस की, इसको अब इकट्ठा करके यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। ऑप्शन है चुन चुन के एक एक करके मारे जाओ, अलग अलग अकेले अकेले, या इकट्ठे एक बार हल्ला बोल के, या तख्त या तख्ता, या आर या पार। तो चांस पे डांस करना पड़ेगा, तख्त या तख्ता वाला मेंटालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, वरना चुन चुन के एक एक करके भुन भुन के खा जाएंगे हमें हमारे मुखालिफिन। तो हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, और मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। बहुत टफ सूरत हाल आगे बनती जा रही है।